रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए ट्रंप ने जितनी भी सीज फायर ऑब्लिगेशंस या कंडीशंस पुतिन के सामने रखी, पुतिन ने उन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। अब इससे एक सवाल खड़ा होता है जो जियोपॉलिटिकली या पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम अक्सर पूछा करते हैं कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर रशियन स्ट्रेटेजी का अंत है या उसकी एक लार्जर स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा हिस्सा और उसकी शुरुआत। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में 24 फरवरी 2022 से जो युद्ध चल रहा है वो नियर फ्यूचर में खत्म होता हुआ नहीं दिखेगा और रशिया कंटिन्यूअसली अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करता हुआ दिखेगा। इसे कुछ पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज के साथ हम बैक करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी कंट्रीज की बात करेंगे जो यूक्रेन के बाद रशिया के इस इन्वेजन या एग्रेशन का टारगेट बन सकती हैं और उसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, अ बिगनिंग। रॉबर्ट कापलान एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर जिनकी किताब है अ रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। उनका ऐसा कहना है कि जब यूएस एक्सपेंड करता है तो वो उसकी जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए करता है, लेकिन जब रशिया एक्सपेंड करता है तो वो उसकी ज्योग्राफिकल ऑब्लिगेशंस के लिए करता है। अगर आप रशिया की लोकेशन एक बार देखने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरीके से वेस्टर्न साइड से रशिया लैंडलॉक्ड है। ऐसे में अगर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर रशिया का कंट्रोल नहीं रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा वीक और एक लैंडलॉक्ड स्टेट की तरह नजर आएगा और किसी भी तरीके से शायद अपने सिक्योरिटी एज वेल एज जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को भी अचीव ना कर पाए। इसी तर्ज पर 2016 में पुतिन से एक सवाल पूछा गया कि रशिया के बॉर्डर कहां खत्म होते हैं। पुतिन ने चाहे मजाक में ही कहा हो, लेकिन उनका जवाब था नोवेयर। Граница России нигде не заканчивается. उनका यह भी कहना है कि 1991 में जो यूएसएसआर के साथ हुआ वो एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था, वो हिस्टोरिकल मिसमैनेजमेंट था और शायद पुतिन की ग्रैंड स्ट्रेटेजी यह है कि वापस वो नेटो को काउंटर करने के लिए, वो वेस्ट को काउंटर करने के लिए ईस्टर्न यूरोप में वापस से अपनी पकड़ बनाए, एक ऐसी पकड़ बनाए कि वो यूरोप के अंदर वापस एक सबसे पावरफुल नेशन की तरह राइज कर सके। और आज हमारा वीडियो इसी को डिटेल में डिस्कस करने वाला है। रशिया ग्रैंड स्ट्रेटेजी ये डोमिनेट करने पे बनी है कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर में वापस रशिया का वही से बनाया जा सके जो 1945 से लेकर 1980s तक आपको देखने को मिला, क्योंकि 1980s के बाद आपको पता है कि रशिया इकोनॉमिकली एज वेल एज जियोपॉलिटिकली वीक पड़ना शुरू हो चुका था। इसलिए रेदर देन टॉकिंग अबाउट 1991 जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ, हम 1980 पर टिकते हैं एक बार और बोलते हैं जिस टाइम पे उसका जितना से था, चाहे वो स्पेस वॉर की बात हो, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की बात हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात हो, जितना ज्यादा आपको आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रशिया का देखने को मिल रहा था, आज की डेट में रशिया चाहता है कि वही पुरानी खोई हुई साख वो किसी तरीके से वापस अचीव कर सके। और ऐसा बोला जा रहा है कि यूक्रेन उसकी शुरुआत है, यूक्रेन अंत नहीं है। यूक्रेन के बाद आपको ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसे एग्रेशन आपको रशिया द्वारा और ज्यादा देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रशिया चाहता है कि वो यूएसएसआर को वापस रीएस्टेब्लिश करे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रेकअप था वो डिमाइस ऑफ हिस्टोरिकल रशिया था और पुतिन एक नेशनलिस्ट आदमी है, एक राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट हैं जो हमेशा चाहेंगे कि रशियन इंटरेस्ट को सिक्योर रखा जा सके। जब तक वो हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेके जाएं कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई वीक प्रेसिडेंट भी आता है रशिया के अंदर, लेकिन रशिया के इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड नजर आए। और पुतिन जो पिछले 25 सालों से रशिया की बागडोर संभाल रहे हैं, बहुत टाइम से इस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके इंसिडेंट्स, उसके वैलिडेशन आपको इस वीडियो के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस वाज द होल यूएसएसआर। 1991 में 1979 से शुरू हुई सोवियत यूएस की टसल अफगानिस्तान के अंदर। इवेंचुअली सोवियत को, जिसे हम सॉफ्ट बैली ऑफ यूएसएसआर भी बोलते हैं, सॉफ्ट बैली ऑफ सोवियत भी बोलते हैं, वहां सोवियत को हार झेलनी पड़ी। उसकी साख पर, उसकी इज्जत पर, उसकी पावर पर एक बहुत बड़ा दाग था ये। 1980s में वॉर में उलझाकर एक ऐसे समय पर जब ऑलरेडी सोवियत जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा था, गोर्बाचोव द्वारा लाए गए पेरेस्ट्रोइका रिफॉर्म्स, आउटकम
1991 में, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। कितने स्टेट्स में? 15 स्टेट्स में। इन सारे 15 स्टेट्स को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स। ये कौन से स्टेट हैं? ये ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया। इवेंचुअली ये कॉकस कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ये 15 कंट्रीज हमें कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स देखने को मिलती हैं, और ये वो कंट्री हैं जो एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे रशिया डोमिनेट करता था। और उसके थ्रू इतने बड़े रीजन को डोमिनेट करने के बाद जो उसका एक ज्योग्राफिकल ऑब्लिगेशन है कि वो लैंडलॉक्ड है, उसको उसने खत्म कर दिया। वहां से उसे बाल्टिक सी से भी आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी देखने को मिल रही थी। सीधे के सीधे वो मेडिटेरेनियन से भी कनेक्ट कर सकता था। टर्की और ग्रीस पे यूएस का कंट्रोल बनाने का कारण भी यही था, जिससे मेडिटेरेनियन का डायरेक्ट एक्सेस रशिया को ना मिल पाए। लेकिन बाल्टिक सी के कनेक्टिविटी मिलने से, बाल्टिक सी से डायरेक्ट कनेक्ट मिलने से रशिया काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाया था। लेकिन फिलहाल रशिया जिस स्टेट में बैठा है, वो वापस वर्ल्ड पावर बनने के सपने तब तक नहीं देख सकता जब तक वो ईस्टर्न यूरोप पर वापस अपना कंट्रोल ना बना ले। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? पुतिन इसे कैसे अचीव करेंगे? जो ये उन्होंने रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी के अंदर रॉबर्ट कापलान बोलते हैं, ईस्टर्न यूरोप पे वापस कंट्रोल करना रशिया की ऑब्लिगेशन है, रशिया की मजबूरी है। या फिर जो 2016 में पुतिन का स्टेटमेंट था कि रशिया के जो बॉर्डर हैं वो कहीं खत्म नहीं होते, नोवेयर, मतलब वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और बोलते हैं हर मजाक के पीछे कहीं ना कहीं सच छुपा होता है, बस समझने वाले की देर है। और पॉलिटिकल थिंकर्स जब जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो मजाक में भी कहीं ना कहीं सीरियसनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब वो मजाक किसी रशिया जैसी एक पास्ट पावर के प्रेसिडेंट द्वारा किया गया हो। सबसे पहला है हमारे पास मोल्डोवा। मोल्डोवा क्या है? मोल्डोवा अगेन एक ऐसी कंट्री है जो इनिशियली आपको यूएसएसआर का पार्ट दिखती थी। आज की डेट में आपको मोल्डोवा रोमानिया से कनेक्टेड दिखता है। अगर मैं इस मैप में देखने की कोशिश करता हूं तो ये जो आपको मोल्डोवा देखने को मिल रहा है ऑन द 7th नंबर, तो दिस कंट्री इज मोल्डोवा। दिस इज मोल्डोवा। ये डायरेक्टली रोमानिया से कनेक्टेड है। रोमानिया क्या है? एक नेटो पावर है। उम्मीद की जा रही है यूक्रेन के बाद, ऐसे प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के बाद शायद जो अगला टारगेट होने वाला है पुतिन का, वो मोल्डोवा होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? मोल्डोवा की सबसे पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? रोमानिया से कनेक्ट करता है। रोमानिया एक नेटो मेंबर है, और मोल्डोवा को अटैक करने से रशिया को सीधे ईस्टर्न यूरोप की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। सीधे वो ईस्टर्न यूरोप से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, और अपने लिए एक बफर भी क्रिएट कर पाएगा, जो नेटो मेंबर से वो जनरली चाहता है। जैसे वो यूक्रेन को ऑक्यूपाई करके चाहता है कि जितने भी नेटो मेंबर्स हैं उनसे एक बफर क्रिएट किया जा सके, वो डायरेक्टली रशियन बॉर्डर पर आते हुए ना दिखें, रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेट करते हुए ना दिखें। मोल्डोवा अगर प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो मोल्डोवा इस टाइम अपनी सबसे वीक सिचुएशन पे है। वो पॉलिटिकली डिवाइडेड है, और किसी भी तरीके से इस टाइम पर वो डिफेंड करने की हालत में नहीं है। अपने आप को वो नहीं बचा पाएगा अगर रशिया उस पर अटैक करता है तो। मोल्डोवा पर एक्ट करने से या मोल्डोवा पर अटैक करने से रशिया 2-3 चीजें हेल्प कर सकता है, 2-3 चीजें कंट्रोल कर सकता है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहां मैप दिख रहा है तो यहां आपको डायरेक्टली मोल्डोवा यूक्रेन से कनेक्टेड दिखता है। मेजोरिटी ऑफ द जो वॉर सप्लाईज जा रही हैं आज की डेट में यूक्रेन के अंदर, वो वाया मोल्डोवा जा रही हैं। तो यूक्रेन की वॉर सप्लाईज को भी कंट्रोल कर पाएगा, और ईस्टर्न यूरोप को डायरेक्ट एक्सेस भी कर पाएगा अगर मोल्डोवा को कंट्रोल कर पाता है रशिया। ऑलरेडी रशिया 1990 से ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन कौन सा है? ये जो बिल्कुल रशियन, ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ना, दिस रीजन, इस रीजन को ऑलरेडी रशिया कंट्रोल करता है सिंस 1990s। दिस रीजन इज नोन एज ट्रांसनिस्ट्रिया। दिस गोज टुवर्ड साउथ एज वेल। इस ईस्टर्न रीजन ऑफ मोल्डोवा को ऑलरेडी रशिया कंट्रोल कर रहा है सिंस 1990s। तो ऑलरेडी यहां जो उसकी आर्मी मौजूद है, उसको एक्सेस कर उसको आगे बढ़ाकर आपको रशिया जो है वो पूरे मोल्डोवा को कंट्रोल करता हुआ दिख सकता है। पहली कंडीशन। अगर मोल्डोवा का इन्वेजन किया जाता है तो रशिया को एक स्ट्रेटेजिक एज मिलता हुआ दिखेगा नेटो के ऊपर, जो शायद एक लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है पुतिन का। अभी नेटो के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से चाहते हैं पुतिन चाहते हैं कि किस तरीके से नेटो के अंदर जो डिवाइड है उसे और ज्यादा वाइडन अप किया जाए। जो फॉल्ट लाइंस मुझे रीसेंट टाइम्स में बनती हुई दिखी हैं बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, नेटो की फंडिंग को लेकर, नेटो के सपोर्ट को लेकर, यूक्रेन के साथ जो हो रहा है जहां नेटो आपको पूरी तरीके से डायरेक्टली सपोर्ट करता हुआ नहीं दिख रहा। इवेंचुअली पीस डील के अंदर यूक्रेन को ही बाहर कर दिया गया है। तो नेटो के अंदर काफी मिसमैनेजमेंट है, काफी ज्यादा इस टाइम पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, और पुतिन उनका फायदा उठाना चाहते हैं। बाकी हमें 3 बाल्टिक कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे पास लैटविया, लिथुएनिया एंड एस्टोनिया। इन तीनों कंट्रीज पर भी ये तीनों
2004 में NATO मेंबर्स बन गई थी। इन तीनों कंट्रीज पर अगर एक्सेस ले पाता है, इन तीनों कंट्रीज को अगर कंट्रोल कर पाता है रशिया, तो बाल्टिक सी को डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएगा, बाल्टिक सी को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। और रशियन शिप्स आपको बाल्टिक सी में ऑलरेडी स्टेशनड भी दिख जाते हैं, मतलब रशिया की नेवल प्रेजेंस आपको बाल्टिक सी में देखने को मिल रही है। तो फ्रॉम द लैंड साइड और फ्रॉम द सी साइड, फ्रॉम द बाल्टिक सी साइड, दोनों तरीके से दोनों तरफ से इन बाल्टिक कंट्रीज को घेर कर रशिया इन पर कंट्रोल बना सकता है। जो ज्यादा खतरा मुझे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एस्टोनिया और लाटविया पर। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के अंदर लगभग 25% पॉपुलेशन जो है वो रशियन है। और यूक्रेन के जिस रीजन पर रशिया ने फिलहाल अटैक किया है, उसका क्लेम यही था कि यहां रशियन पॉपुलेशन है और उनके इंटरेस्ट को अचीव नहीं किया जा रहा। तो सिमिलर आइडिया पर इन जो कंट्रीज मैंने आपसे बोला, एस्टोनिया और लाटविया, इन पर भी अटैक किया जा सकता है। और आज के टाइम पे देखने को मिलता है इनका साइज भी छोटा है रिलेटिवली, इनकी आर्मी भी वीक है। और अगर रशिया इनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ऑलरेडी नाटो मेंबर्स हैं, तो वो नाटो के लिए भी एक टेस्ट होगा। जो आर्टिकल 5 है नाटो का, वो बात करता है कलेक्टिव डिफेंस की। मतलब अगर किसी एक नाटो कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी सारी नाटो कंट्रीज को उसे बचाने आना पड़ेगा। और अगर इन बाल्टिक कंट्रीज पर रशिया ने अटैक किया और नाटो तभी भी एक्ट नहीं कर पाया, तो शायद आपको नाटो और ज्यादा वीक पड़ता हुआ दिखेगा, नाटो आपको और ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड दिखेगा। और इससे ज्यादा फायदा या इससे ज्यादा अच्छी खबर पुतिन के लिए नहीं हो सकती है, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, अगर इसको वो कंट्रोल कर पाता है तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉर्जिया की लोकेशन देखूं तो वो आपको मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट करता हुआ दिखता है, इवेंचुअली वो एशिया से भी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा, साथ के साथ वो आपको ब्लैक सी के थ्रू यूरोप से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हुआ दिखता है। तो मतलब आसान भाषा में जॉर्जिया एक ऐसी लोकेशन पर बैठा है जो एशिया, मिडिल ईस्ट, ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट आल्सो द पार्ट ऑफ एशिया, और साथ के साथ यूरोप से भी कनेक्टिविटी करता है, एक ट्राई जंक्शन पे बैठा है। और अगर जॉर्जिया को रशिया कंट्रोल कर पाता है तो वो यूरोप को घुटने पर ला सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा हम आगे देखेंगे। उसका कारण शायद आपको चौंका दे, शायद आपको समझ में आए कि यूरोप को घुटने पर लाने के प्लान में जॉर्जिया इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर सकता है। रशिया ने ऑलरेडी 2018 में जॉर्जिया पर अटैक किया था, और जो 2 रीजन हैं जॉर्जिया के, वो आज भी रशिया के कंट्रोल में देखने को मिलते हैं। ये 2 रीजन हैं, अब्काजिया और दूसरा है साउथ ओसेटिया। ऑल दो रशिया इन दोनों को एक इंडिपेंडेंट पार्ट मानता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नाटो कंट्रीज और जॉर्जिया इन्हें जॉर्जिया का ही हिस्सा मानती हैं। लेकिन रशिया और जो उसके एलाइज हैं वो इन दोनों रीजन्स को जॉर्जिया से अलग मानते हैं, एक इंडिपेंडेंट रीजन मानते हैं। ये 2 सेपरेटिस्ट रीजन हैं जॉर्जिया के अंदर, जिन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है रशिया द्वारा। जॉर्जिया रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि गेटवे है किसका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट का। उससे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब से रशिया ने यूरोप को तेल या गैस देना बंद किया है, तो आज की डेट में जो मेजॉरिटी ऑफ द पाइपलाइंस है ना, स्पेशली जो तिबिलिसी पाइपलाइन है, जो रशिया का ऑल्टरनेटिव है, जो रशियन की जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी, जो उनका ऑल्टरनेटिव है कि अगर कभी रशिया तेल या गैस देना बंद करता है तो यूरोप पर आज की डेट में तिबिलिसी पाइपलाइन से आपको गैस और ऑयल पहुंचता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से यूरोप सर्वाइव भी कर पा रहा है। लेकिन अगर जॉर्जिया को कंट्रोल कर लिया गया तो शायद जो पूरी तरीके से एनर्जी डिपेंडेंस है यूरोप की, उसकी कमर टूट जाएगी और यूरोप घुटनों पर आ जाएगा। इसलिए जॉर्जिया पर अगर रशिया कंट्रोल बना पाता है तो यूरोप के लिए वो काफी ज्यादा बुरी खबर हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया 2008 में ऑलरेडी अटैक कर दिया था, अभी भी यूक्रेन पर अटैक किया, 2014 में क्रीमिया एनेक्स कर लिया था, अभी पूरी तरीके से ईस्टर्न यूक्रेन एनेक्स करने पर बैठे हैं, आगे चल के मैंने मल्टीपल कंट्रीज बताई हैं। अगर ये सब होता है तो रशिया शायद आपको उस स्टेज पर पहुंचता हुआ दिखेगा जिसे हम उस टाइम पे सुपर पावर कहते थे। जब हम बाईपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, यूएस और यूएसएसआर की कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो शायद यूएसएसआर बनने की कगार पर, यूएसएसआर बनने के रास्ते पर रशिया आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। ये मल्टीपल पॉलिटिकल थिंकर्स की बात है, चाहे हम मैक्स वेबर की बात करें, चाहे हम मैकिंडर की बात करें, चाहे हम रॉबर्ट कापलान की बात करें, उन सब का यही कहना है कि रशिया अपने आप को जो प्रेजेंट पोजीशन में है उसमें नहीं रोकेगा, वो डेफिनेटली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो उसके एस्पिरेशन नहीं है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है। अगर उसे अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट और अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सिक्योर करने हैं तो उसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एक बफर क्रिएट करना पड़ेगा नाटो कंट्रीज का अगेंस्ट, और उसे बाल्टिक सी जैसी रीजन्स में डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी चाहिए होगी, राइट। अदर देन दैट, जैसे मैंने आपसे बताया, डिपेंडेंस ऑन यूरोप, ट्रांसपोर्टिंग गैस, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। इसके अलावा कजाकिस्तान। अब सबसे पहली शॉकिंग न्यूज ये है कि यार सेंट्रल एशियन कंट्रीज और कजाकिस्तान तो रशिया के क्लोज हैं,
इस पे रशिया क्यों अटैक करेगा? देखो रीसेंट टाइम्स में ना कजाकिस्तान के अंदर चाइनीज प्रेजेंस, वेस्टर्न प्रेजेंस आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। थोड़े टाइम पहले कजाकिस्तान ने ड्रोन्स भी खरीदे हैं टर्की से। साथ के साथ यहां जो मिनरल रिच रीजन है जिसमें आपको रेयर अर्थ मेटल्स भी देखने को मिल रहे हैं, यूरेनियम भी देखने को मिल रहा है और बाकी एनर्जी सोर्सेज भी देखने को मिल रहे हैं, वहां वेस्ट ने और यूरोप ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल जैसे शेवरॉन और ये एक्साइल मोबाइल नहीं है, दिस इज एक्सॉन मोबाइल, इन दोनों यूएस कंपनीज ने बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट किया है इस जगह। साथ के साथ यूरोप और यूएस के साथ कजाकिस्तान जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करता हुआ नजर आता है। रशिया इससे ज्यादा खुश नहीं नजर आता, इसलिए कहीं ना कहीं एक ऐसी भी प्रेडिक्टेबिलिटी की जा रही है, ऐसा भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कजाकिस्तान है वो भी रशियन एग्रेशन का शिकार बन सकता है। अदर देन दैट, आर्कटिक रीजन, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर्कटिक रीजन की भी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आर्कटिक रीजन पर कंट्रोल के लिए लड़ाई तेज हो चुकी है और यही कारण है कि यूएस जो है आज के डेट में ग्रीनलैंड पर क्लेम कर रहा है। लेकिन अगर आर्कटिक रीजन में स्ट्रेंथ की बात की जाए ना तो रशिया के आसपास भी कोई नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जो आइस ब्रेकर शिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट इन आर्कटिक रीजन। रशिया के पास 40 हैं, यूएस के पास 2 हैं। रशिया ने अपनी सबमरीन पोजीशन कर रखी है आर्कटिक रीजन के अंदर। रशिया ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां स्टेशन कर रखा है। आधे से ज्यादा आर्कटिक लाइन को आज की डेट में रशिया कंट्रोल करता है। तो ऐसे में अगर आर्कटिक को भी कंट्रोल कर लिया जाता है तो बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रशिया को मिल सकता है। इस पूरे एनालिसिस में आपको एक बात तो डेफिनेटली समझ में आएगी, और अगर आप फ्यूचर में जियोपॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड रहते हैं या फ्यूचर न्यूज को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर याद करेंगे जिसमें मैंने बोला था कि यह शुरुआत है, यह अंत नहीं है। रशिया अपना एग्रेशन कंटिन्यू रखेगा। यह वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा और जब यह ऐसा हो जाए तो यहां आकर वापस कमेंट करना मत भूलिएगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। आई गेस आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ एडिड इंफॉर्मेशन मिली होगी, कुछ एनालिटिकल एस्पेक्ट मिला होगा। अगर हां तो प्लीज like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much guys and have a good day.